यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो जब वीडियो देख रहे हैं सब के लिए कैसे हैं सब लोग। आई होप तो आप सब लोग जो है बहुत बढ़िया रहे होंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूं। गाइस जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने अभी अपने पेपर नंबर 2 कॉमर्स के लिए जो है वो एमसीक्यू रिवीजन सीरीज जो है वो स्टार्ट की हुई है। ओके, तो चैप्टर वाइज रिवीजन हम कर रहे थे जिसके अंदर हमने बैंकिंग जो है वो कर लिया। अब हम लोगों ने जो वो स्टार्ट किया था अपना यूनिट नंबर 6 जो है अपना एचआरएम ओबी मैनेजमेंट का। उसके अंदर हमने अभी एचआरएम के जो है 2 चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर कौन सा? चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 हमने जो है वो कंप्लीट कर लिया। ओके, तो इनका हमने रिवीजन बढ़िया तरीके से कर लिया। अब हमने जो है वो पढ़ा था अभी चैप्टर नंबर 7। तो आज का जो वीडियो है वो है अपने चैप्टर नंबर 7 के लिए, जिसके अंदर हम पूरा के पूरे चैप्टर नंबर 7 को जो है वो करने वाले हैं रिवाइज। ओके, तो हमने जब चैप्टर नंबर 7 पढ़ा, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली हमने टॉपिक जो है वो पढ़ा किसका? जॉब एनालिसिस का। इसके अंदर हमने पढ़े जॉब एनालिसिस के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। फिर हमने जो है वो पढ़ा इसके साथ में जॉब एनरिचमेंट और जॉब एनलार्जमेंट। ठीक है, इसके बाद एनालिसिस के बाद में फिर हमने पढ़ा जॉब इवोल्यूशन का टॉपिक। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने जो है वो पढ़ ली। ओके, इसके लिए हम लोगों ने जो है 4 लेक्चर जो है लगाए थे। तो चैप्टर नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 7 था अपना जॉब इवोल्यूशन एंड जॉब एनालिसिस का। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने टोटल मिला के 4 चैप्टर के अंदर इस पूरे के पूरे चैप्टर को हमने क्या किया? कंप्लीट किया था। अब आज हम लोग जो है वो एक ही लेक्चर के अंदर जो है इस पूरे के पूरे चैप्टर को करने वाले हैं रिवाइज। ठीक है, तो डिटेल में मैंने आपको पूरा करवा दिया। अब बात आती है रिवीजन का। ठीक है ना, तो अब जल्दी से एक वीडियो के अंदर हम लोग जो है पूरे के पूरे चैप्टर को क्या करेंगे? रिवाइज। जो ये वीडियो है थोड़ा सा फास्ट टेक पे चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि देखो डिटेल के अंदर हमने पढ़ी है हर चीज। ठीक है, तो उसमें हमने 4 लेक्चर लगाए, लगभग 40-40 मिनट के, 30-30 मिनट के हमने 4 लेक्चर लगाए। ठीक है, तो जो काम हमने लगभग 2.25 घंटे 2.5 घंटे के अंदर किया है, अब उसको हम लोग जो है वो निपटाने वाले कितनी देर में? लगभग 20 से लेके और 30 मिनट के बीच में। ठीक है, तो बट ऑब्वियसली थोड़ा फास्ट टेक पे होगा। ठीक है, तो क्लासरूम के अंदर जो आपको मैंने चीजें लिखवाई थी वही नोटिंग के जो है उसको मैंने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया और उसके साथ में हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। जब चैप्टर नंबर 7 हमने शुरू किया तो हमने वहां पे देखा था कि चैप्टर नंबर 2 में हमने एचआरपी का प्रोसेस किया था, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जिसके अंदर हम लोगों ने ये देखा कि अपने को कितने मैन पावर की जो है वो क्या है? नीड है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बोल दो या फिर मैन पावर प्लानिंग बोल दो, तो वहां पे हम लोग बेसिकली ये एनालाइज करते हैं कि अपने को कितनी मैन पावर की क्या है जरूरत है। बेसिकली जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, ठीक है, उसको हम लोग जो है वो देखते हैं। अब बात आती है किसका? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट का। ठीक है, उसके लिए हम करते हैं क्या? जॉब एनालिसिस। ठीक है, तो पहले हमने ये देखा था कि जॉब एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं तो जॉब एनालिसिस जो है वो क्या है? जॉब एनालिसिस डील करता है होल एनाटॉमी ऑफ ए जॉब, मतलब पूरी जॉब का, मतलब एक जो पर्टिकुलर जॉब है उसके पूरे स्ट्रक्चर की इसके अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं? बात करते हैं। ठीक है, तो जॉब एनालिसिस से हम लोग जो है वो हमारा मतलब क्या है? तो जॉब एनालिसिस के अंदर हम लोग जो है वो जॉब के हर एस्पेक्ट, हर एक फैक्टर को जो है वो क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं कि एक पर्टिकुलर जॉब के अंदर जो है हमारा क्या रोल होने वाला है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है, किन वर्किंग कंडीशन के अंदर जॉब जो है परफॉर्म की जाएगी, क्या आपको पे मिलने वाली है, ये सब चीजें जो है वो चेक की जाती है किसमें? जॉब एनालिसिस के अंदर। ठीक है, तो जॉब एनालिसिस के बारे में हमने क्या पढ़ा था? जॉब एनालिसिस एक कंप्लीट स्टडी है किसका? जॉब का, जॉब रिलेटेड एवरी नॉन एंड डिटरमिनेबल फैक्टर का। इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर हम लोग जो वो स्टडी करते हैं ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एक पर्टिकुलर जॉब के अंदर अपने को परफॉर्म करना पड़ेगा। दूसरा परफॉर्मेंस, ठीक है, कंडीशन, किन कंडीशंस के अंदर अपने को परफॉर्मेंस को कैरी आउट करना है, नेचर ऑफ टास्क जो वो कैसा रहेगा, द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इन द वर्कर एंड द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट सच एज पे, बोनस, अपॉर्चुनिटी, प्रिविलेज एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब चीज की स्टडी करते हैं हम किसके अंदर? अपने जॉब एनालिसिस में। ठीक है, आप जॉब एनालिसिस के अंदर हमने जब इस टॉपिक को स्टार्ट किया तो आपको मैंने वहां पे 3 चीजें बताई थी। जॉब एनालिसिस के अंदर हम लोग जो है वो टास्क एनालिसिस करते हैं, हम लोग वहां पे जो है जॉब ड्यूटी एनालिसिस करते हैं और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहली बात टास्क जो है वो क्या होता है? टास्क का मतलब कोई भी एक्टिविटी। ठीक है, आपको एक जॉब के अंदर कोई एक एक्टिविटी को परफॉर्म करना, उसको जनरली बोलते हैं हम लोग क्या? टास्क। कई सारे टास्क जब मिलाते हैं तो वो बन जाती है अपनी क्या? ड्यूटी। और ड्यूटी परफॉर्म करने की जो आपकी लायबिलिटी होती है, जो ऑब्लिगेशन होती है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, यूजेस क्या है? जो अगर आप जॉब एनालिसिस करते हैं, जॉब के बारे में सभी फैक्टर को जब आप कंसीडर करते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट है? तो जॉब एनालिसिस हेल्प करते हैं किसके अंदर? एचआरपी में, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में, क्योंकि वहां पे एचआरपी के अंदर आप ये देखते हो कि कितने लोगों की जरूरत है। आप कितने लोगों की जरूरत है किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, अगर अपने को यही नहीं पता होगा कि किस पोजीशन पे क्या एक्चुअल में काम होना है, तो क्या आप कभी भी मैन पावर की नीड आपको समझ में आएगी? क्या
नहीं आएगी। तो जो जॉब एनालिसिस है वो हेल्प करता है किसके अंदर, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में। जॉब एनालिसिस हेल्प करता है किसके अंदर, रिक्रूटमेंट में। जॉब एनालिसिस हेल्प करता है किसमें, सिलेक्शन में। क्योंकि जब आपको पता होगा कि इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अपने को कैसा पर्सन चाहिए, ठीक है, अगर हमने जॉब एनालिसिस से अपने को वो आइडिया हो गया कि उस पर्सन में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो राइट पर्सन को आप लोग जो है राइट जगह पे लगा सकते हो। जॉब एनालिसिस हेल्प करता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन में। जॉब एनालिसिस हेल्प करता है ट्रेनिंग में, काउंसलिंग में, एम्प्लॉय सेफ्टी में, परफॉर्मेंस अप्रेजल में, जॉब डिजाइन या रीडिजाइन करने में एंड जॉब इवैल्यूएशन करने में। ठीक है, अब हु शुड कंडक्ट द जॉब एनालिसिस, तो यहां पे हमने देखा था कि 3 लोग हैं जो जॉब एनालिसिस कर सकते हैं। या तो इनकम्बेंट, मतलब जो पर्सन जो जॉब होल्डर है वो खुद जो है वो क्या कर सकता है, जॉब एनालिसिस कर सकता है, या जो सुपरवाइजर है वो भी जॉब एनालिसिस कर सकता है, या एक्सटर्नल एनालिस्ट को भी हम बुला सकते हैं क्या करने के लिए, जॉब एनालिसिस करने के लिए। ठीक है जी। अब बात आती है व्हेन, किस टाइम पे हम लोग जो है वो जॉब एनालिसिस को कैरी आउट करेंगे। तो 3 सिचुएशन के अंदर हम लोग जो है वो जॉब एनालिसिस करते हैं। एक तो जब ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया, ठीक है, इट इज अंडरटेकन व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश। दूसरा, इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं जब कोई नई जॉब को हमने जो वो क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, या जब हम एग्जिस्टिंग जॉब में कोई रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, उस टाइम पे भी हम लोग जो है वो जॉब एनालिसिस करते हैं। ठीक है, विच जॉब टू एनालाइज, सभी के सभी जॉब को एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपने को टाइम और कॉस्ट दोनों कंस्टेंट होता है। तो जो की जॉब्स होती है जनरली, उनको हम लोग जो क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी जॉब है जिनका हम एनालिसिस करते हैं, तो हमने पढ़ा था जो क्रिटिकल है, ठीक है, दूसरा जिनको लर्न करना जो है वो क्या डिफिकल्ट है, ठीक है, या ऐसी जॉब जहां पे नए हायर जो है वो रेगुलर बेसिस पे क्या होते हैं, रिक्रूट होते हैं, या कोई भी ऐसी जॉब जिससे जो फैसिलिटेट करता है क्या, एंट्री ऑफ वुमेन, ठीक है, या कोई भी ऐसी जॉब जिसको कैरी आउट किया जा सकता है डिफरेंटली ड्यू टू इमरजेंसी और न्यू टेक्नोलॉजी, या कोई भी जॉब व्हेन कंप्लीटली न्यू जॉब आर एडेड, या जब आप जो है वो क्या कर रहे हो, कुछ जॉब को एलिमिनेट कर रहे हो जिससे दूसरे जो पर्सन है उनका वर्कलोड जो है वो क्या इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। तो ऐसी जॉब को हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक है, अब प्रोसेस क्या था जॉब एनालिसिस का, तो हमने पढ़ा था कि जॉब एनालिसिस के अंदर हम लोग जो 5 एक्टिविटी को कंडक्ट करते हैं, मतलब 5 स्टेप का प्रोसेस है। ये याद करके जाना इसको, क्योंकि पेपर में आजकल क्या करता है, शफलिंग वाले क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। कोई भी प्रोसेस जो है वो दे देगा, शफल करके आपको दे देगा और बोलेगा इसको अरेंज करके बताओ। ठीक है ना, तो जॉब एनालिसिस का जो प्रोसेस था उसके अंदर टोटल मिला के कितने स्टेप थे, 5। सबसे पहले नंबर पे जो है वो हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस करते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग जो सिलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव को, रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन जिसको अपने को क्या करना है, एनालाइज करना है। अब हमने सिलेक्ट कर लिया भाई ये जॉब है, इसका हम एनालिसिस करेंगे। अब हम जो है उस जॉब से रिलेटेड जो है वो क्या डेटा को कलेक्ट करेंगे। जब डेटा अपने सामने आ जाएगा फिर उसके ऊपर हम लोग जो है वो जॉब एनालिसिस की टेक्निक लगाएंगे, और ऐसा करके अब 2 चीजें निकलेंगी। सबसे पहला होगा जॉब डिस्क्रिप्शन और दूसरे नंबर पे आएगा जॉब स्पेसिफिकेशन। तो स्टेप नंबर 4 जो है वो है अपना जॉब डिस्क्रिप्शन, जिसमें जॉब के बारे में पूरा विवरण हम देंगे, और 5वें नंबर पे जो है वो क्या आएगा, जॉब स्पेसिफिकेशन, कि एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए क्या क्या क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, मतलब जो जॉब होल्डर है उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो ये 5 स्टेप का प्रोसेस है किसका, जॉब एनालिसिस का। ठीक है, अब जॉब रिक्वायरमेंट कीप चेंजिंग विद टाइम। तो यहां पे ये है कि जैसे देखो आज का एनवायरनमेंट जो बहुत ही डायनेमिक है, और डायनेमिक एनवायरनमेंट के अंदर जो हमारे रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी लगातार क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो उसके लिए हमारे लिए मैंडेटरी है कि हम टाइम टू टाइम पे जो है वो क्या करते रहे, जॉब एनालिसिस वेरियस जॉब्स के लिए करते रहे। ठीक है जी। फिर हमने पढ़ा था डेटा कलेक्शन के मेथड। ठीक है, अगर आपको जॉब एनालिसिस करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, पहले डेटा चाहिए। अब डेटा आप कहां से इकट्ठा कर सकते हो, तो डेटा इकट्ठा करने के लिए कई सारे मेथड आपके पास अवेलेबल है। सबसे पहला मेथड जो है वो क्या, जॉब परफॉर्मेंस। जो एनालिस्ट है वो खुद ही जॉब परफॉर्म करके देख ले। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, पर्सनल ऑब्जर्वेशन। आप बेसिकली क्या करोगे, यहां पे ऑब्जर्व करोगे किसको, जॉब होल्डर को। जॉब होल्डर जो काम कर रहा है बस आप उसको ऑब्जर्व करके और डेटा कलेक्ट करने का काम करोगे। तीसरा क्रिटिकल इंसिडेंट। आप जो है वो जॉब होल्डर को बोलोगे कि इस पर्टिकुलर जॉब के ऊपर कौन कौन से ऐसे इंसिडेंट है जो आपको याद है, जो क्रिटिकल है थोड़े से, ठीक है, तो उसके बारे में आप लोग जो है वो क्या करोगे, रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करोगे। इसके बाद इंटरव्यू। आप अगर डेप्थ के अंदर अगर आपको कोई स्टडी करनी है तो इसमें आप जो जॉब होल्डर है, इनकम्बेंट जो है, और जो उसका सुपरवाइजर है, आप उनका इंटरव्यू भी ले सकते हो। फिर पैनल ऑफ एक्सपर्ट। जो बड़ी जॉब्स होती है तो उनके लिए आप लोग पैनल ऑफ एक्सपर्ट जो मेथड है इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। डेयरी मेथड भी है जिसके अंदर हम लोग जो है जॉब होल्डर को बोल देंगे कि आप जो भी काम परफॉर्म करते हो उसको डेयरी में मेंटेन करते रहना। ठीक है, हम बाद में उस डेयरी के माध्यम से जो डेटा कलेक्शन कर लेंगे। फिर क्वेश्चनर मेथड भी है। सबसे ज्यादा जो इजी मेथड है वो कौन सा है, क्वेश्चनर। इसके अंदर हम जो है वो चेकलिस्ट बना के दे देंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दे देंगे और चेकलिस्ट दे देंगे, और उसमें हम पूछेंगे उनको, ये क्वेश्चनर दे देंगे इनकम्बेंट को, और उनको बोलेंगे कि भैया आपने जो भी इसमें जो क्वेश्चन है उनके आंसर आप कर दो, और उसके बेस पर आप डेटा कलेक्शन करोगे। ठीक है, अब इंपैक्ट क्या है बिहेवियर फैक्टर का ऑन द जॉब एनालिसिस। तो यहां पे हमने देखा था कि नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो पड़ता है। अब वो क्यों है, सबसे पहले है एग्जैगरेट द फैक्ट। जो एम्प्लॉय है ना वो अपने फैक्ट्स को, वो अपनी जॉब को जो बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाएगा, क्योंकि हमको मालूम है जॉब एनालिसिस का जो डेटा आएगा ना उसके बेस पर
क्या होता है, कंपनसेशन डिसाइड होता है। तो जब एम्प्लॉय को यह पता चलता है कि यार जॉब एनालिसिस हो रहा है, तो वो ये चाहता है कि मेरी जॉब की जो वो है, क्या बोलते हैं, जो मतलब मेरी जॉब की एक तरीके से जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़े, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, जब मैं ये शो करूंगा कि मेरी जॉब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे कंपनसेशन भी क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। इसलिए वो फैक्ट को एग्जैगरेट करके बताता है। दूसरा, एम्प्लॉय का एंजाइटी भी होती है। कई बार एम्प्लॉय को ये डर होता है, यार अगर मान लो कोई पर्सन, कोई बाहर का एक्सटर्नल एनालिस्ट अगर डेप्थ में अगर मेरी जॉब के बारे में जो है वो क्या करे, डेटा इकट्ठा करेगा, तो उसे मेरी कमियां भी पता चल जाएंगी, ठीक है। तो एक तो ये उसका एंजाइटी भी होता है। फिर रेसिस्टेंस टू चेंज, वो ये चाहता है कि यार कोई चेंज ना करें, ठीक है। और उसको मालूम है कि यार आपका जॉब एनालिसिस होगा, और अगर कोई ऐसा स्टेप मिला जो अननेसेसरी है, तो फिर जो है टॉप मैनेजमेंट क्या बोलेगी, इसको क्या करो, रिमूव करो। तो उससे वो चेंज, मतलब वो चेंज होने से भी क्या कतराता है, ठीक है। फिर ओवर एम्फेसिस ऑन द करंट एफर्ट एंड मैनेजमेंट स्टेट जैकेट। हमको ये डर लगता है कि अगर मान लो जॉब एनालिसिस हुआ, हमारा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर डिसाइड हो गए, तो मैनेजमेंट हमको क्या कर देगी, एक स्टेट जैकेट में डाल देगी, ओके। और फिर उससे हमारी जो क्रिएटिविटी है उसके ऊपर क्या लग जाएगा, बैरियर्स लग जाएंगे। तो ये कुछ नेगेटिव इंपैक्ट है। इसके बाद था फिर जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन बेसिकली जो है वो क्या पढ़ा था हमने, जब हम जॉब एनालिसिस करते हैं, जो जॉब एनालिसिस करने के बाद जो डेटा हमारे सामने आता है, उसके बेस पर हम बनाते हैं क्या, जॉब डिस्क्रिप्शन, जिसके अंदर हम पर्टिकुलर जॉब को जो है वो क्या करते हैं, डिस्क्राइब करने का काम करते हैं। तो जॉब डिस्क्रिप्शन ये शो करता है कि एक पर्टिकुलर जॉब में क्या करना पड़ेगा, कैसे और क्यों, ठीक है। कंटेंट क्या होंगे जॉब डिस्क्रिप्शन का, तो जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर हम सबसे पहले क्या देंगे, प्रॉपर जॉब टाइटल देंगे। इसके बाद पूरी जॉब का समरी होगा कि इस पर्टिकुलर जॉब में आपकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या रहती है, क्या क्या टास्क आपको परफॉर्म करने होते हैं। फिर जॉब लोकेशन, कहां पे आपकी जो है वो जॉब होगी, कहां पे आपको जो है वो क्या करना है, काम करना है, ठीक है। ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या रहेगी, किन किन मशीन टूल्स का जो है वो आप क्या करोगे, आप उनका यूज करोगे अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने में। वर्किंग कंडीशन कैसी होंगी, एंड नेचर ऑफ सुपरविजन जो है वो कौन होगा, एंड रिलेशन टू द अदर जॉब, आपकी जॉब का जो है आपसे ऊपर के जो डिपार्टमेंट और आपसे नीचे की जो डिपार्टमेंट है उनके साथ आपका रिलेशन कैसा है। फिर प्रिपरेशन फॉर द जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए हम लोग जो क्या करते हैं, जो डेटा अपने को मिला था जॉब एनालिसिस में, उसके बेस पर हम लोग जॉब को जो है वो क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। फिर कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा था जॉब डिस्क्रिप्शन का, तो इसमें हम देखा था कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए, अप टू डेट, मतलब टाइमली बेसिस पे आप उसको जो है वो क्या करें, अपडेट करते रहें, ठीक है। शॉर्ट होना चाहिए, जो जॉब का जो टाइटल है वो शॉर्ट, जैसे मैनेजर की जॉब, ठीक है, सुपरवाइजर की जॉब, तो जो टाइटल है वो क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, डेफिनेट एंड सजेस्टिव। इट शुड बी डिस्क्राइब इन सफिशिएंट डिटेल, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन शुड क्लियरली भी मेंशन होना चाहिए, ठीक है, मतलब जॉब स्पेसिफिकेशन जो वो भी मेंशन होना चाहिए, ठीक है। जॉब शुड बी डिस्क्रिप्टिव बट शॉर्ट एंड कंसाइज। स्टेटमेंट जो है ऑफ ओपिनियन शुड बी अवॉइडेड। एग्जांपल ऑफ वर्क परफॉर्म में बी कोटेड। ये सब चीजें जो है ये गुड कैरेक्टरिस्टिक है किसका, जॉब डिस्क्रिप्शन का। इसके बाद है जॉब स्पेसिफिकेशन। जब आपने जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर डिस्क्राइब कर दिया कि एक पर्टिकुलर जॉब पे क्या काम होना है, अब उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो वर्कर है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये सब चीजें बताता है कौन, जॉब स्पेसिफिकेशन। तो जॉब स्पेसिफिकेशन की अगर बात करते हैं, इट इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ द जॉब एनालिसिस, ठीक है। ये भी प्रोडक्ट है किसका, जॉब एनालिसिस का। तो जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर हम लोग जो है ये एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर मिनिमम एक्सेप्टेबल ह्यूमन क्वालिटी की बात की जाती है। यहां पे बताया जाएगा कि अगर मान लो एक पर्टिकुलर जॉब पे अगर आपको जाना है, तो कम से कम इतने क्वालिटी तो आपके अंदर होनी ही होनी चाहिए, मतलब मिनिमम क्वालिटी आपके अंदर क्या होनी चाहिए इस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए, वो सब बताया जाता है कहां पे, जॉब स्पेसिफिकेशन में, ठीक है। तो जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक एंड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक की या इन एट्रीब्यूट्स की बात की जाती है, ठीक है। तो यहां पे जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम तीन पार्ट में जो डिवाइड करते हैं। एक होते हैं आपके एसेंशियल एट्रीब्यूट, जो इस पर्टिकुलर जॉब के लिए आपके अंदर होने चाहिए। एक होता है डिजायरेबल, है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सीख लो। और एक होता है कॉन्ट्रा, जो ऐसी क्वालिटी जो आपके अंदर नहीं होनी चाहिए इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, ठीक है। फिर डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिकेशन में क्या डिफरेंस था हमने देख लिया था। इसके बाद आता है जी जॉब डिजाइन। अब आपने एक जॉब का एनालाइज किया, एनालिसिस करके आपने जॉब डिस्क्रिप्शन किया और जॉब का स्पेसिफिकेशन किया, ओके। अब बात आती है कि जब एक पर्सन जॉब करेगा ना, तो कई बार क्या होता है एक ही काम लगातार करते करते उसको थोड़ी सी मोनोटोनी हो जाती है। तो बोरियत ना हो, प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़े, ध्यान देना, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े और जो वर्कर है उसको बोर्डम महसूस ना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसकी जॉब को डिजाइन करते हैं। तो जॉब डिजाइन जो एक नया कॉन्सेप्ट है जो निकल के आया है। जॉब डिजाइन के अंदर बेसिकली हम लोग जो है जॉब डिजाइन पहली बात तो क्यों करते हैं, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। तो जो प्रोडक्टिविटी है जॉब से रिलेटेड उसको इंक्रीज करने के लिए और जॉब सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने के लिए वर्कर को हम जो है वो क्या करते हैं, उसकी जॉब को
डिजाइन करते हैं। ठीक है, अब जॉब डिजाइन की बात अगर हम करते हैं तो प्री रिक्विसाइट मेथड क्या क्या है जॉब डिजाइन के। तो जॉब डिजाइन के कई 4 मेथड हमने पढ़े थे। सबसे पहला जॉब सिंप्लीफिकेशन, इसके अंदर आप जॉब को जो है वो क्या करते हो, अलग अलग पार्ट एंड सब पार्ट के अंदर क्या करोगे, डिवाइड करोगे। फिर जॉब रोटेशन, जॉब रोटेशन के अंदर जो है हम क्या करेंगे, उसको जो है वो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर कर देंगे ताकि वो बोर ना हो। फिर हमने पढ़ा जॉब एनलार्जमेंट, 2 वर्ड पढ़े थे, एक था एनलार्जमेंट और एक था एनरिचमेंट। जॉब एनलार्जमेंट के अंदर हम जो है वो क्या करेंगे, एम्प्लॉय के काम को बढ़ा देंगे, ध्यान देना, एम्प्लॉय के वर्कलोड को बढ़ा देंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा वर्कलोड उसको दिया जाएगा उसके लिए उसे कोई स्पेशल स्किल सीखने की जरूरत नहीं है। जो एग्जिस्टिंग स्किल उसके पास है उसी के बेस पर वो काम कर सकता है। इसको बोलते हैं जॉब एनलार्जमेंट, काम के दायरे को बढ़ा दिया लेकिन काम सिमिलर ही है, एक जैसा ही है। ठीक है ना। और एक होता है जॉब एनरिचमेंट, जिसके अंदर जो है वो क्या होगा, यहां पे हम उसके जो रोल है ना, जो बेसिकली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो उसने जो एक्चुअल में वो काम करता है उसके रोल को ही एनहांस कर देंगे। तो जॉब एनरिचमेंट के अंदर हम लोग जो है, देखो जॉब एनलार्जमेंट में हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन होता है, लेकिन जॉब एनरिचमेंट के अंदर वर्टिकल एक्सपेंशन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद फिर हमने जो है वो पढ़ा था टेक्निक क्या क्या है जॉब मैनेजमेंट का। तो नए नए टास्क को इंक्लूड कर देना, ठीक है, असाइन करना नेचुरल वर्क, ठीक है, अलाउ करना एम्प्लॉय को कि वो अपने खुद के स्टैंडर्ड जो है वो क्या करे, सेट करे, मिनिमाइज करना कंट्रोल। ठीक है, तो हम यहाँ पे बेसिकली ये मानते हैं कि जो एम्प्लॉय है वो अपने हिसाब से जो है वो अपने आप को क्या कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, ये डिफरेंस है, एक बार थोड़ा देख लेना। इसके बाद था जॉब एनालिसिस इन ए जॉबलेस वर्ल्ड। तो आपको मैंने बताया था आज की डेट में जो है वो एक वर्ड चलता है जिसको बोलते हैं डी जॉबिंग। डी जॉबिंग जो है वो एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर ऐसा नहीं है कि अब जॉब करने की जरूरत ही नहीं है। डी जॉबिंग बेसिकली ये बोलता है कि अब जैसे पहले क्या था, अगर हमने जॉब एनालिसिस कर लिया तो डिसाइड हो जाता था वहां पे कि इस पर्टिकुलर जॉब पे यही काम करना है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है अब चीजें बहुत ही चेंज हो रही हैं। तो अब डी जॉबिंग जब से आया तो डी जॉबिंग ये बोलता है कि एक पर्टिकुलर जॉब में जॉब डिस्क्रिप्शन अलाउड ही नहीं है। मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन में जो बातें बोल दी, ऐसा नहीं है कि अपने को सिर्फ वही काम परफॉर्म करना है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो अपने को परफॉर्म करनी होती है। तो जनरली ये होता है जब किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए जब आप किसी पर्सन को इनवाइट करते हो तो आप वहां पे जॉब डिस्क्रिप्शन देते हो और जॉब डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आप उसको बताते हो कि आपको इस जॉब पे ये काम करना है। लेकिन अब जब से डी जॉबिंग होना शुरू हुआ है तो अब जो जॉब डिस्क्रिप्शन का जो दायरा है वो चेंज हो गया है। ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर जॉब के लिए अगर हम आपको बुला रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो चीज डिस्क्राइब की गई सिर्फ आपको वही काम करना पड़ेगा, उसके अलावा भी कई सारे काम है जो आपको करने पड़ेंगे, और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, डी जॉबिंग। तो डी जॉबिंग के अंदर हम लोग जो वो क्या करते हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ब्रोडन कर देते हैं, मतलब उसको बढ़ा देते हैं। और द कंपनी जॉब एंड एनकरेज करते हैं एम्प्लॉय को कि वो अपने आप को लिमिट ना करे सिर्फ जॉब डिस्क्रिप्शन तक। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जॉब डिस्क्रिप्शन में जो बातें आपको बताई गई थी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वही काम करेंगे, उसके अलावा भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बनती है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, डी जॉबिंग। ठीक है। इसके बाद जॉब इवैल्यूएशन, आप लोगों ने कर लिया जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस के बाद में हमने जो है जॉब को डिस्क्राइब कर दिया, जॉब को स्पेसिफाई कर दिया। अब अगला जो काम आता है वो है जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन एक टेक्निक है जिसके अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, वर्थ निकालते हैं एक पर्टिकुलर जॉब का। तो जॉब इवैल्यूएशन एक टेक्निक है, एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग जो है वो क्या करते हैं, हम वर्थ निकालते हैं एक पर्टिकुलर जॉब की, कि एक पर्टिकुलर जो जॉब है उसकी क्या वर्थ है, और उसके बेस पर इवैल्यूएशन के बेस पर डिसाइड करेंगे कि इसको कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो जॉब इवैल्यूएशन जो है वो क्या, जॉब इवैल्यूएशन बेसिकली एक मेथड है। ये क्या मेथड है जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं कंपैरेटिव वर्थ, क्या निकालते हैं, कंपैरेटिव वर्थ निकालते हैं और वेरियस जॉब्स का इन दी ऑर्गेनाइजेशन फॉर फिक्सिंग द वेज रेट टू बी पेड फॉर परफॉर्मिंग देम। इट इज ए टेक्निक फॉर रेटिंग द जॉब एंड नॉट द मैन। तो आपको मैंने बताया था कि जॉब इवैल्यूएशन और परफॉर्मेंस अप्रेजल दोनों अलग अलग है। परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर हम एक पर्सन की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं और जॉब इवैल्यूएशन के अंदर हम लोग एक पर्टिकुलर जॉब को इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है ना। परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर एक पर्सन की जो है वो बेसिकली उसकी वर्थ निकालते हैं, ठीक है, कि उसने काम कैसा किया उसके बेस पर उसकी वर्थ निकलेगा। लेकिन जॉब इवैल्यूएशन के अंदर जॉब की वर्थ हम जो है वो निकालने का काम करते हैं। ठीक है। तो जॉब इवैल्यूएशन के अंदर हम बेसिकली जो है वो इंटरनल इक्विटी मेंटेन करने की बात करते हैं। हमने यहाँ पे 3 तरह से इक्विटी पढ़ा था, तो आपको मैंने बताया एक होता है इंटरनल, एक एक्सटर्नल और एक होता है कौन सा, इंडिविजुअल। तो हम यहाँ पे बेसिकली चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल इक्विटी बनी रहे ताकि एक एम्प्लॉय जो है वो कभी भी डिससेटिस्फाई या फिर वो फ्रस्ट्रेटेड ना हो। ठीक है। इसके बाद फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल दोनों में क्या फर्क था, तो हमने ये देखा था कि जॉब इवैल्यूएशन जो है यहाँ पे हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं रिलेटिव वर्थ होता है जॉब, यहाँ पे वर्थ निकालते हैं किसका, होल्डर का। एम की बात करें तो यहाँ पे क्या था, डिटरमाइन करते हैं वेज रेट फॉर डिफरेंट जॉब, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड फॉर द सुपीरियर परफॉर्मेंस। यहाँ पे ये बताता है हाउ मच ए जॉब इज वर्थ, और परफॉर्मेंस अप्रेजल बताता है हाउ वेल एन इंडिविजुअल इज डूइंग एन असाइन्ड वर्क। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था प्रोसेस।
जो जॉब इवैल्यूएशन है वो 8 स्टेप का प्रोसेस है। अब जॉब को अगर आपने इवैल्यूएट करना है, किसी भी पर्टिकुलर जॉब को अगर आपने उसकी वर्थ निकालनी है, तो आपको 8 स्टेप का एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर पे जो जिस भी जॉब को आप इवैल्यूएट करने की सोच रहे हो, तो पहले जो एम्प्लॉई है, जो जॉब होल्डर है, आप उससे क्या लो, परमिशन लो। ठीक है, तो सबसे पहले गेनिंग द एक्सेप्टेंस, परमिशन नहीं बोल सकते, मतलब आप उसको अपने कॉन्फिडेंस में लो कि भाई आपकी जॉब को हम क्या कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो आप नाराज मत होना, और दूसरा आप भी इसमें क्या करना, सपोर्ट करना। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, गेनिंग एक्सेप्टेंस। दूसरे नंबर पे हम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जॉब इवैल्यूएशन कमेटी। एक अकेला पर्सन जो है वो जॉब इवैल्यूएशन नहीं करेगा, बल्कि ग्रुप ऑफ पर्सन करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, कमेटी बनाएंगे। कमेटी बना लिया, अब अगला जो काम होगा वो क्या, सिलेक्ट, सभी जॉब्स को हम जो है इवैल्यूएट नहीं कर सकते, तो यहां पे हम सिलेक्शन करेंगे किसका, की जॉब का। फिर जॉब डिस्क्रिप्शन करेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन के बेस पर हम सिलेक्ट करेंगे मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। 4 तरह के मेथड हैं जो 2 कैटेगरी में डिवाइड है, एक है क्वांटिटेटिव, एक है क्वालिटेटिव। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव के अंदर, क्वालिटेटिव के अंदर आपका ग्रेडिंग मेथड हो गया, ठीक है, रैंकिंग मेथड हो गया ये, ठीक है, और क्वांटिटेटिव के अंदर जैसे पॉइंट मेथड हो गया, या आपका फोर्स चॉइस डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये। ठीक है ना, इसके बाद मेथड लगा दिया, डेटा इकट्ठा हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे किसको, जॉब को। जॉब का क्लासिफिकेशन करने के बाद जो प्रोग्राम है उसको इंस्टॉल कर देंगे, और टाइम टू टाइम पे हम फॉलो अप लेते रहेंगे। ठीक है, अब जॉब इवैल्यूएशन मेथड की बात करते हैं तो 4 तरह के मेथड है। सबसे पहला मेथड कौन सा था, रैंकिंग। रैंकिंग मेथड के अंदर हम लोग जो वो क्या करते हैं, रैंक करते हैं, जो जॉब है उनको क्या करते हैं, रैंक करते हैं। सबसे सिंपल मेथड है जॉब इवैल्यूएशन का रैंकिंग। इसके अंदर हम जॉब को जो अरेंज करेंगे फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट इन ऑर्डर टू देयर वैल्यू और मेरिट टू द ऑर्गेनाइजेशन। 4 स्टेप थे, आपको मैंने बताया था, याद करके जाना। सबसे पहला प्रिपेयर करेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन, फिर सिलेक्ट करेंगे रेटर को, फिर सिलेक्ट करेंगे रेट्स एंड की जॉब, और लास्ट में रैंकिंग करेंगे ऑफ ऑल जॉब। अगला जो मेथड है वो है क्लासिफिकेशन मेथड। क्लासिफिकेशन के अंदर यहां पे हम ग्रुपिंग करेंगे, यहां पे क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, इसमें भी ये 4 स्टेप थे, आपको मैंने पढ़ा दिया था, देख लेना। अगला है आपका फोर्स्ड कंपैरिजन मेथड। ये जो मेथड है ये क्वांटिटेटिव मेथड है। ठीक है, तो फोर्स कंपैरिजन मेथड के अंदर हम लोग जो वो क्या करेंगे, सबसे यहां पे कंपैरिजन किया जाएगा, ठीक है, की जॉब के बेस पर। ठीक है, तो यहां पे सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले की जॉब, उसके बाद फाइंड करेंगे फैक्टर इन टर्म्स ऑफ विच द जॉब आर इवैल्यूएट, फिर रैंक करेंगे सिलेक्टेड जॉब्स को, असाइन करेंगे मनी, फिर वेज रेट जो है जॉब का उसका पोर्शन करेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, ऑल अदर जॉब्स आर कंपेयर्ड विद द लिस्ट ऑफ द की जॉब। इसके बाद अगला जो स्टेप था वो था मेथड था, वो था कौन सा, पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड के अंदर हम लोग जो वो फैक्टर के बेस पर कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे टाइप ऑफ जॉब टू बी इवैल्यूएट, सिलेक्ट करेंगे की फैक्टर, डिवाइड करेंगे हर मेजर फैक्टर को इनटू नंबर ऑफ सब फैक्टर, डिवाइड करेंगे सब फैक्टर को इनटू डिग्री, फिर डिग्री को जो है वो क्या करेंगे, पॉइंट असाइन करेंगे। ठीक है, पॉइंट असाइन किया जाएगा किसको, डिग्री को, और लास्ट में फाइंड करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट जो असाइन किए गए ईच जॉब को। उसके बाद जितने भी पॉइंट्स हैं उनके बेस पर जो है वो एक जॉब की वर्थ हम कंप्यूट कर लेंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो जॉब इवैल्यूएशन के हमने जो है वो पढ़े 2 तरह के मेथड, एक है क्वालिटेटिव, एक है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव के अंदर 2 मेथड थे, एक था रैंकिंग और एक कौन सा, क्लासिफिकेशन मेथड। और जो आपके क्वांटिटेटिव थे उसके अंदर 2 थे, एक था फैक्टर कंपैरिजन, एक है पॉइंट। मेन जो बात है वो ये है कि जो आपका रैंकिंग मेथड है, ठीक है, यहां पे जॉब जो है वो क्या सब्जेक्टिव ऑर्डर्ड होती है। ठीक है ना, और दूसरा यहां पे होल जॉब को, मतलब आप जो है वो क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, यहां पे भी होल जॉब को। ठीक है, और फैक्टर कंपैरिजन में यहां पे हम क्या करते हैं, कंपेंसेबल फैक्टर जो है उनको हम क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है इसको। ठीक है, और मेन तो ये आ सकता है कि कौन सा मेथड क्वालिटेटिव है, कौन सा क्वांटिटेटिव। तो आपको मैंने बताया कि रैंकिंग और क्लासिफिकेशन मेथड जो है ये क्या है आपके क्वालिटेटिव, और वही बात करेंगे फैक्टर कंपैरिजन और पॉइंट मेथड, ये है आपके क्वांटिटेटिव मेथड। ओके जी सर, ये सब चीजें हमने जो है वो पढ़ी थी हमारे किसमें, चैप्टर नंबर 7 में। तो चैप्टर 7 जो है वो हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 3 चैप्टर हमने जो है अभी रिवाइज कर लिए एचआरएम के, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 7। ओके, चलो एक बार के लिए इतना करो। ओके, और बाकी अगर आप लोग भी जो है वो तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट का, ठीक है, जिस जो पेपर होना अपना जून 2025 के लिए, तो उसके लिए हमारे बैचेस है वो चल रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो उसके अंदर एनरोलमेंट कर सकते हैं। ओके, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप कोर्सेज की इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी अगर आप जो है वो एचपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, जो पेपर अपना 22 जून को होने वाला है। ओके, तो वो भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो उसमें भी एनरोलमेंट कर सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और दूसरा, हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन जहां पर सारे कोर्सेज अवेलेबल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो उसको आप डाउनलोड कर लेना, वहां पे आपको सारे कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। ओके जी सर, चलो एक बार इतना करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।